गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या आप लोग को वॉइस क्लियर है? ओके, अकॉर्डिंग टू द टाइम इट्स गुड मॉर्निंग। आई एम रियली सॉरी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है? स्क्रीन जो शेयर हो रहा है, इज इट विजिबल? फाइन। ओके, तो द चैप्टर रनिंग इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बट उसके पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो आपका पॉकेट टेस्ट होने वाला है उसमें ये सेम चैप्टर आने वाला है, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, तो ये जो सेम चैप्टर है इसमें जो भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने डील किया उसका डेवलपमेंट पढ़ा, गैमेटोफाइट का। फीमेल पार्ट जो डील करेंगे उसका जो डेवलपमेंट होगा या उसका जो प्रोसेस होगा ओव्यूल के डेवलपमेंट का, या उसके जो टाइप्स होते हैं, या वहाँ पर जो टाइप ऑफ टेपेटम था, ये जो भी टाइप हमने डिस्कस किया या जो भी डेवलपमेंट सीखा, मतलब ऑल द टॉपिक्स कवर्ड इनसाइड द वर्ल्ड ऑफ मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, ये पूरा का पूरा पॉकेट टेस्ट में आने वाला है। ठीक है, तो अगर इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम है कि पॉकेट टेस्ट का क्या टॉपिक होगा और क्या आने वाला है, तो आप अभी पूछ सकते हो। रिव्यू टेस्ट जो आपका होगा उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस पूरा आएगा, क्योंकि ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लीजिए, वो आने वाला है रिव्यू टेस्ट में। अब अगर इस चैप्टर पे वापस आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसके बारे में सारा डिटेल डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम डील करने वाले हैं अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, okay, somebody is telling, ma'am, may I rejoin because it's showing 2 entries. Yes, fine Aditya, you can rejoin the meeting, no problem at all. ठीक है, तो फिर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में काफी सारी बातें कर ली हैं, पूरा डिटेल उसका हमने डिस्कस कर लिया है। तो वो आई गेस अभी तक आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। अभी जो हमें डिसाइड करना है या जो भी डिस्कस करना है चीजें, वो होगा अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, जिसका नाम होता है गाइनीशियम। इसका मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, मतलब कि इसमें स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। ऑलराइट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है या उसके अंदर जो ओव्यूल होता है, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम, वो कैसा दिखाई देता है। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सीखा था कि उसका जो मेजर पार्ट होता है, मेजर रिप्रोड्यूसिंग पार्ट या गैमेट प्रोड्यूसिंग पार्ट, दैट इज द एंथर। तो वैसे ही जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड देखोगे तो यहाँ पर जो मेजर गैमेट प्रोड्यूसिंग पार्ट होता है, वो गैमेट प्रोड्यूसिंग पार्ट जो होता है दैट इज ओव्यूल, जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है जिसको हम ओव्यूल कहते हैं, ये कैसा दिखाई देता है, और उसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब चीजें डील होंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, मतलब कि गाइनीशियम के अंडर। ओके, तो दिस इज अ जिस्ट ऑफ द क्लास कि आज की क्लास में हम लोग कौन कौन सी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सबसे पहले अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जिसको आप मेगास्पोरेंजियम भी कहते हो। दूसरी बात होगी अबाउट स्पेशल इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट जो होता है दैट इज बेसिकली कोटिंग ऑफ द ओव्यूल, जो ओव्यूल को कवर करने वाला स्ट्रक्चर होता है। ऑलराइट, इसके अलावा हम देखेंगे कि इंटेग्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन कौन से टाइप के ओव्यूल्स होते हैं, या फिर न्यूसेलस के अकॉर्डिंग कौन से टाइप के ओव्यूल होते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि ओरिएंटेशन ऑफ यूनिक्यूलस के हिसाब से हमारे पास कौन कौन से टाइप के ओव्यूल होते हैं। ऑलराइट, तो वहां पे 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल सीखा जाएगा। ये सब स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहती हूँ अबाउट द माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन। जब हमने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, तो आप लोग ही मुझे बताइए, क्या हमने कहीं पर भी ऐसा लिखा था कि पॉलन ग्रेन में फ्लैजेला प्रेजेंट है, या फिर जो बाद में स्पर्म्स बनते हैं जनरेटिव सेल में से, वहां पर फ्लैजेला होता है? क्या ऐसा मैंने आपको कहीं भी बताया था? नहीं बताया था ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसका मतलब साफ है कि जो मेल गैमेट होता है दैट इज नॉन मोटाइल। अब मैं आपको बता दूं, ये चीज मुझे बार बार आप लोगों को आई गेस बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि
जो यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स में जो मेल गैमेट होता है और जो फीमेल गैमेट होता है, ये दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होते हैं. दैट इज द रीजन वी नीड पॉलिनेटिंग एजेंट्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स. अगर कोई एक गैमेट भी मोटाइल होता, वो दूसरे गैमेट तक पहुंच सकता, तो फिर हमें जरूरत नहीं होती पॉलिनेटिंग एजेंट्स की. ठीक है, तो अपने दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से रखिए कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर दोनों ही गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं. Now why am I discussing this thing? I guess मॉड्यूल के अंदर ये मिसप्रिंट है कि जो गैमेट है वो फ्लैजिलेटेड होता है. ठीक है, तो मैं ये आप सबको क्लियर कर दूं पहले ही कि अगर आप मेरे नोट्स को रेफर कर रहे हैं तो आपको बहुत क्लियरली ये पता चल जाएगा कि वहां पर कहीं भी हमने फ्लैजेला का प्रेजेंस जो है वो शो नहीं किया है. कुछ बच्चों को मॉड्यूल पढ़ने के बाद इसमें डाउट आ सकता है. दैट इज द रीजन कि मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है कि वहां पे मिसप्रिंट है. ठीक है, तो इस चीज पे थोड़ा सा फोकस कर लेना. अगला चीज जो है हमारा आज का टॉपिक वो शुरू करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में बात करेंगे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोर का मतलब होता है मेल गैमेट. तो ओव्यूल ही वो स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर आप फॉर्मेशन देखेंगे मेगास्पोर का. एंड दैट इज द रीजन दैट इट इज प्रोवाइडिंग शेल्टर और इट इज द हाउस ऑफ मेगास्पोर, कि इसको हम मेगास्पोरेंजियम कह रहे हैं. अब मुझे एक बात फिर से रिमाइंड करिए, मैंने लास्ट क्लास में भी पूछा था कि ये जो ओव्यूल होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, जो ओवरी होता है वो फ्रूट में मॉडिफाई हो जाता है, जो ओव्यूल होता है वो किस चीज में मॉडिफाई होता है? ओव्यूल किस चीज में मॉडिफाई होता है? यस, वेरी गुड मिसबा एंड दिव्या एंड निकिता टू. आप सब लोगों को इनफैक्ट याद होगा कि जो ओव्यूल है दैट गेट्स मॉडिफाइड इनटू सीड. ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर हम डील करेंगे और जो स्ट्रक्चर है वो डायग्रामेटिकली भी मैं आपको साथ साथ में दिखाते जाऊंगी कि हम अभी पर्टिकुलरली किस पार्ट की बात कर रहे हैं. ऑल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिजिया स्टॉक होता है जिसके थ्रू जो ओव्यूल होता है उसकी जो बॉडी होती है वो प्लेसेंटा से अटैच्ड होती है. तो दैट रिज और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्यूनिक्यूलस या फ्यूनिकुलम, या फिर यू कैन सिंपली से दैट इट इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल. ठीक है, रिज या स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ओवरी, प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच में अटैचमेंट का काम करता है. स्टॉक होता है ओव्यूल का. अब जिस पॉइंट पर फ्यूनिकल अटैच होता है विथ किसके साथ? प्लेसेंटा के साथ. ठीक है, या ओव्यूल जो होता है उसका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है फ्यूनिकल के साथ, दैट इज कॉल्ड एज हाइलम. हाइलम वहां पर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा. और जो ओव्यूल का मेन रीजन होता है जहां पर आप काफी सारा पैरेनकाइमेटस सेल्स का मास देखोगे, वो स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूसेलस. अब इसके पहले कि मैं आपको ये तीनों स्ट्रक्चर डायग्रामेटिकली दिखाऊं, लेट मी नो कि जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है. ये हमने पैरेनकाइमेटस सेल्स की जो बात है हमने मेल जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट देखा था या जब हमने एंथर की बात की थी तब भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था. व्हाट इज द रोल ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल? यस, वेरी गुड, ये मिसबा और दिव्या का कलेक्टिव आंसर है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. ठीक है, ऑल राइट, वेरी गुड. आप इसका चीज याद रखिए क्योंकि आपने 11th में सीखा है. पैरेनकाइमेटस सेल इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो न्यूसेलस है वो बना हुआ है पैरेनकाइमेटस सेल्स का. तो न्यूसेलस का फंक्शन क्या होता होगा? जो पैरेनकाइमेटस सेल का फंक्शन है ऑब्वियसली दैट विल बी द फंक्शन ऑफ द न्यूसेलस. ये तो अंडरस्टूड है क्योंकि जो न्यूसेलस है वो पैरेनकाइमेटस सेल का बना हुआ है. ऑल राइट, तो ये तीन लेयर पहले हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, फिर बाकी चीजों की बात करेंगे. नाउ दिस इज द डायग्राम जो आपके सामने है ओव्यूल का. तो इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपको रिज या स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर. तो इसी को हम कहते हैं फ्यूनिक्यूलस, या फिर आप इसको सिंपली बोल सकते हो दैट इट इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल. तो ये जो फ्यूनिकल है दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल बॉडी टू द प्लेसेंटा. अब प्लेसेंटा यहाँ पर कुशन लाइक टिश्यू होता है, आपको वो डायग्राम में दिखाया नहीं जा सकता बट प्लेसेंटा यहाँ पर होता है.
and that is only responsible for combining या for joining the body of ovule with the ovary. ठीक है, ये होता है प्लेसेंटा. फ्यूनिकल भी आपको यहाँ पर दिख गया. Now let us have a look at the हाइलम, जो आपका सेकेंड पार्ट था वहां पे. तो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये पूरी ओव्यूल की बॉडी है. ये जो सर्कुलर बॉडी आपको दिख रही है, ये ओव्यूल की बॉडी है. ओव्यूल की बॉडी का जो अटैचमेंट है फ्यूनिकल के साथ, यही हुआ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. दिस इज बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड दिस इज योर फ्यूनिकल. इनके बीच का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या कहलाता है? दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज हाइलम. ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई. अब जब आप अंदर की तरफ देखोगे तो आपको दिखेंगे ये बहुत सारे डॉटेड सर्कुलर सेल्स. क्या दिख रहा है सबको डायग्राम के अंदर वो डॉटेड सेल? अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको वहां काफी सारे डॉटेड सेल्स दिखाई दे रहे हैं. अगर मैं इसमें से किसी एक को शेड करूं तो कुछ ऐसा, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सेल्स आपको अंदर दिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि इनका बहुत बड़ा मास है अंदर या बहुत बल्क में ये प्रेजेंट है. तो दीज आर द सेल्स ऑफ न्यूसेलस, जो कि पैरेन्काइमेटस हैं और इनका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. ठीक है, आपने एंथर में देखा था कि जो टेपेटम की लेयर होती थी, दैट वाज रिस्पांसिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सेम इज द फंक्शन ऑफ न्यूसेलस. तो यहाँ पे जो न्यूसेलस है या टेपेटम है, इनका फंक्शन सिमिलर है कि ये नरिशिंग टिश्यूज होते हैं. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ नरिशिंग टिश्यू? कि ये जो आप अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक. तो जब एम्ब्रियो सैक ग्रो करेगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल ग्रो करेगा, पूरा का पूरा ओव्यूल का डेवलपमेंट होगा. तो इस डेवलपमेंट के दौरान या एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के दौरान उसको नरिशमेंट की जरूरत पड़ती है फॉर द ग्रोथ. तो वो जो नरिशिंग पार्ट होगा या जो भी नरिशिंग मटेरियल होगा, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द न्यूसेलस. ठीक है, ये याद रख के चलिएगा. तो दैट इज द फंक्शन ऑफ न्यूसेलस. इतने पार्ट्स अभी तक हमने ओव्यूल के अंदर देख लिए हैं. अब हम बाकी के पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं. न्यूसेलस जो है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल, जो कि इंटेग्यूमेंट्स से कवर होता है. अच्छा, इंटेग्यूमेंट का लिटरल मीनिंग क्या होता है? और क्या आपने इंटेग्यूमेंट वर्ड एनिमल से रिलेटेड कभी सुना है? और अगर सुना है तो उसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेग्यूमेंट? हैव यू हर्ड दिस वर्ड इन रिलेशन टू एनिमल बॉडी? और अगर सुना है तो क्या रिलेशन होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेग्यूमेंट? हाँ दिव्या, कवरिंग ऑफ न्यूसेलस तो है. मेरा आपसे क्वेश्चन है आप सभी लोगों से कि इंटेग्यूमेंट वर्ड जो होता है, क्या आपने ह्यूमन बॉडी से कनेक्टेड या एनिमल बॉडी से कंसर्न कभी इस शब्द को सुना है? हैव यू ऑल हर्ड ऑफ इट? नो. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ. देखो, इंटेग्यूमेंट का जो लिटरल या बेसिक मीनिंग होता है वो होता है स्किन. तो जब आप एनिमल बॉडी के स्किन सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, मतलब उसमें आपके पास क्या क्या आएगा? हमारा जो चमड़ी है, मतलब जो हमारी स्किन है, उसके डिफरेंट लेयर्स आते हैं. इसके अलावा जो वैक्स ग्लैंड्स होते हैं, जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं. जब आप इन सब की कलेक्टिव स्टडी करते हो फॉर एनी ह्यूमन बॉडी और फॉर द एनिमल बॉडी, तो उसको हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम कहते हैं. ठीक है, हो सकता है आपको क्लास 11th में ये सिखाया गया होगा. क्लास 11th में जब आप एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो वहां पर इसके बारे में चीजें बताई जाती हैं. ऑलराइट, तो जो हमारा स्किन सिस्टम है, along with all the glands that are responsible for secreting either wax, oil or sweat, तो उस स्टडी को कहा जाता है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम. तो इंटेग्यूमेंट का जो लिटरल मीनिंग निकल के आता है, दैट इज स्किन. ठीक है, तो यहाँ पर भी जो कोट है या जो कवरिंग है, वो स्किन की तरह कवर करने का ही काम कर रहा है. तो हमने उसको नाम दिया है कि वो कोटिंग इंटेग्यूमेंट कहलाती है. ऑलराइट, इसके अलावा अगर आप काफी सारे ओव्यूल के अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो फ्यूनिकल होता है, ठीक है, वो फ्यूनिकल जो होता है वो कुछ डिस्टेंस के थ्रू डिफरेंशिएटेड रहता है या दूर रहता है विथ रिस्पेक्ट टू द मेन ओव्यूल बॉडी.
तो वो जो डिस्टेंस बना, जिस टिश्यू के थ्रू वो डिस्टेंस सेटअप होता है, उसको हम रेफी कहते हैं। अभी आपको डायग्राम में रेफी भी नजर आएगा। नेक्स्ट थिंग इज कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से फ्यूनिकल और इंटेग्यूमेंट अराइज करते हैं। तो ऐसी जो जगह होती है जहां से फ्यूनिकल एंड इंटेग्यूमेंट विल अराइज, उस पॉइंट को हम चलाजा कहते हैं। यूजुअली जो चलाजल पॉइंट होता है ओव्यूल का, दैट इज कंप्लीटली कवर्ड बाय द इंटेग्यूमेंट। अभी डायग्राम में मैं आपको शो करूंगी, तब ये चीज एक्सप्लेन करूंगी। अब इस चलाजा का जस्ट ऑपोजिट एंड, जैसे ये चलाजा है, इसका जस्ट ऑपोजिट एंड जो होता है दैट इज नॉट कवर्ड विथ इंटेग्यूमेंट, वो इंटेग्यूमेंट से कवर्ड नहीं होता। तो वहां पर एक नैरो पोर लाइक रीजन सेटअप हो जाता है एंड दैट रीजन इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। ऑलराइट, तो अब इन चीजों को डायग्रामेटिकली देखिए, फिर मैं इनके बारे में और भी बातें आपको बताती हूँ। हमने यहाँ पे क्या क्या देखा? हमने यहाँ पर देखा कि एक ऐसा टिश्यू होता है जिसके थ्रू फ्यूनिक्यूलस और ओव्यूल का मेन बॉडी, ये दोनों कुछ डिस्टेंस में प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो टिश्यू कहलाता है या वो जो पार्ट होता है उसको हम यहाँ पर कहते हैं रेफी। ठीक है, इस पार्ट की पर्टिकुलरली हमने बात की थी। अब आप देखो ये जो ब्राउन कलर का पोर्शन है, आपको लग रहा होगा कि ये फ्यूनिक्यूलस का ही पार्ट है। ठीक है, फ्यूनिक्यूलस का पार्ट जरूर है, बट आप ध्यान से देखो कि इट इज एक्चुअली सेटिंग अप अ गैप बिटवीन द मेजर ओव्यूल बॉडी एंड द फ्यूनिक्यूलस। तो वो वाली चीज को हम रेफी कहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि 2 डायमेंशनल सेक्शन में आपको ये बहुत अच्छे से समझ में ना आ रहा हो कि गैप कैसे मेंटेन हुआ। आप इसका 3D सेक्शन देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग इज कि हमने यहाँ पे बात की कि ये पूरा का पूरा ओव्यूल जो है दैट इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ स्किन लाइक कोटिंग, और जिसको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। ऑलराइट, अब ये जो इंटेग्यूमेंट होता है, मैंने आपको बताया कि ओव्यूल बॉडी का एक ऐसा हिस्सा जहां पर इंटेग्यूमेंट कंप्लीटली कवर करता है ओव्यूल बॉडी को, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज चलाजा। ठीक है, इसी पोर्शन का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है चलाजा। और इसी चलाजा के जस्ट ऑपोजिट आइए, बिल्कुल नीचे। तो जब आप जस्ट इसका ऑपोजिट एंड देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इंटेग्यूमेंट कंप्लीटली कवर नहीं करता है ओव्यूल को, एंड दैट इज व्हाई अ पोर इज क्रिएटेड। ये पोर बना हुआ दिख रहा है। दिस पोरिक रीजन इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, या फिर आप डिफाइन करेंगे माइक्रोपाइल इज अ नैरो पोर रीजन वेयर इंटेग्यूमेंट्स आर नॉट गोइंग टू कंप्लीटली कवर द ओव्यूल। वो हिस्सा कहलाता है माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल पे अपना फोकस थोड़ा ज्यादा रखिएगा आप लोग, क्योंकि माइक्रोपाइल का अभी डबल फर्टिलाइजेशन जब हम पढ़ेंगे तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। क्या कोई गेस कर सकता है कि इसका क्या रोल होता होगा? माइक्रोपाइल का फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या रोल होता होगा? क्या आप लोग गेस कर सकते हो? अगर आपको यहाँ अंदर एम्ब्रियो सैक दिख रहा है, आपको माइक्रोपाइल दिख रहा है, आपको डायग्राम में एक्स सेल भी दिख रहा है, तो आप बिल्कुल गेस कर सकते हैं कि इसका क्या रोल होता होगा। ठीक है, वो तो करेक्ट बात है, प्रतीक की रिप्रोडक्शन तो हम देख ही रहे हैं। यस, कार्तिक इज राइट। इट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ मेल गैमेट, या इट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, जो कि मेल गैमेट को लेकर आ रहा है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब आप देखेंगे, पॉलन ट्यूब विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द मेल गैमेट, तो उसको गाइड करना है एक्स सेल तक, वहां पर माइक्रोपाइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट या मेजर रोल होगा। क्लियर? तो आपको यहाँ इस डायग्राम में इतनी चीजें याद रखनी है जो अभी तक हमने सीखी। हमने क्या क्या सीख लिया? हमने सीख लिया न्यूसेलस, इंटेग्यूमेंट, इसके अलावा माइक्रोपाइल क्या है, चलाजा क्या है, रेफी क्या है, हाइलम क्या है, फ्यूनिक्यूलस क्या है। यू माइट बी वैंडरिंग कि हम यहाँ पर एम्ब्रियोसैक, एक्सेल ये अभी डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी करेंगे, बट इसका डेवलपमेंट जब होगा तब इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे। ठीक है, बिफोर दैट यहाँ वापस आते हैं। अगर ये माइक्रोपाइल चलाजा आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो फिर और भी कुछ चीजें जान लेते हैं।
कुछ ओव्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको इंटेगुमेंट का जो कवरिंग है वो सिंगल दिखाई देगा, और कुछ ऐसे ओव्यूल होते हैं जहां पे आपको इंटेगुमेंट का कवरिंग डबल दिखाई देता है। तो अभी जो ये डायग्राम आपने देखा, आप लोग मुझे ऑब्जर्व करके बताइए कि इज दिस डायग्राम शोइंग यू द प्रेजेंस ऑफ वन सिंगल इंटेगुमेंट या फिर डबल लेयर्ड इंटेगुमेंट? आपको इस डायग्राम में कैसा इंटेगुमेंटेशन दिखाई दे रहा है? कितने इंटेगुमेंट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं? यस, वेरी गुड जयदीप। इनफैक्ट सभी को दिख रहा होगा कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमारे पास 2 लेयर ऑफ इंटेगुमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो सच अ टाइप ऑफ ओव्यूल वेयर यू हैव प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर्स ऑफ इंटेगुमेंट्स, इस तरीके के ओव्यूल को हम कहते हैं बायटेगमिक ओव्यूल। ऐसा जो ओव्यूल होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, या कौन सा टाइप का ओव्यूल कहा जाता है? दिस इज बायटेगमिक ओव्यूल। बाय स्टैंड्स फॉर 2, टेगमेन का मतलब होता है इंटेगुमेंट की लेयर। तो यहाँ पर 2 लेयर ऑफ इंटेगुमेंट्स हैं, सो इट इज बायटेगमिक। अगर एक लेयर ऑफ इंटेगुमेंट होता तो कौन सा ओव्यूल कहलाता ये? अगर हमारा ओव्यूल ऐसा होता जिसके ऊपर सिंगल लेयर ऑफ इंटेगुमेंट्स होते, तब हम उसको क्या कहते? यस, वेरी गुड, दिव्या इज करेक्ट। और कार्तिक आपने भी सही ही बोला है, बट ऐसा कोई वर्ड हम बोलते नहीं है, बट हाँ आप बोल जरूर सकते हो, क्योंकि मोनो और यूनी दोनों वर्ड का मतलब सिंगल होता है। तो या तो आप उसको यूनिटेगमिक ओव्यूल कहेंगे, या फिर यू कैन कॉल इट मोनोटेगमिक एज वेल, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म विल बी यूनिटेगमिक ओव्यूल। इंटेलिजेंट हो गए हैं बच्चे, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें हैं, दिस इज टाइप ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स ऑफ इंटेगुमेंट। ये अभी मैं आपको टाइप्स में भी क्लियर करूंगी, ठीक है। तो ये जो ओव्यूल आपके सामने बना हुआ है फिलहाल, दैट पर्टिकुलर ओव्यूल इज कॉल्ड एज बायटेगमिक ओव्यूल, क्योंकि इसमें 2 लेयर ऑफ इंटेगुमेंट्स हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो ओव्यूल है ये सीड बन जाता है, ठीक है। जो ओव्यूल है दैट इज गोइंग टू बिकम द सीड। तो ये जो इंटेगुमेंट्स हैं ये क्या बनते होंगे लेटर ऑन? ओव्यूल है, सीड बन रहा है, तो जो इंटेगुमेंट्स हैं ये लेटर ऑन कौन सी चीज में मॉडिफाई होते होंगे? यस, वेरी गुड कार्तिक। ऑब्वियस सी बात है कि इंटेगुमेंट ओव्यूल को कवर कर रहा है। जब ओव्यूल सीड बन जाएगा तो इंटेगुमेंट जो है वो सीड कोट बन जाएगा, ठीक है। बहुत लॉजिकल सा आंसर है। अगर आप एक चीज का मॉडिफिकेशन जानते हैं तो आप दूसरे पार्ट्स का मॉडिफिकेशन अपने आप समझ जाएंगे। ऑलराइट, नाउ कमिंग बैक टू द स्ट्रक्चर। यहाँ पर जब आपके पास बायटेगमिक ओव्यूल होता है तो आपको क्या दिखाई देगा कि आउटर इंटेगुमेंट जो होती है वहां पर एक पोर क्रिएट होगा, और जो इनर इंटेगुमेंट होती है वहां पर भी एक पोर क्रिएट होगा। तो जो माइक्रोपाइल है उसके 2 हिस्से हो जाते हैं। आउटर इंटेगुमेंट जहां कंटिन्यूअस नहीं होता, ठीक है, आउटर इंटेगुमेंट जहां कंटिन्यूअस नहीं है, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? एक्सोस्टोम। और जहां पर इनर इंटेगुमेंट कंटिन्यूअस नहीं है, दैट पार्ट ऑफ द पोर और द माइक्रोपाइल विल बी कॉल्ड एज एंडोस्टोम। इसके अलावा कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम ऑब्ट्यूरेटर्स कहते हैं। ये भी प्लेसेंटा के पास पाए जा सकते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है टू गाइड द पैसेज ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल। मैंने अभी अभी आपको क्लियर किया था कि जो माइक्रोपाइल है दैट विल हेल्प इन द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब एंड द मेल गैमेट। तो उसको वहां तक लेकर कौन आता है, कौन मदद करता है माइक्रोपाइल को पहचानने में? तो वो होते हैं कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, और वो स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं ऑब्ट्यूरेटर्स। ऑलराइट, तो ये वाली चीज भी एक बार आप लोग आई गेस देख लो यहाँ डायग्राम में। डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो बायटेगमिक ओव्यूल है, तो आपको दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर कि जो ये आउटर वाला लेयर है इंटेगुमेंट का, ठीक है, इसको आप आउटर इंटेगुमेंट बोलोगे। तो जो आउटर इंटेगुमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका जो पार्ट यहाँ पर बन रहा है पोर का रीजन, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा
एक्सोस्टोम पार्ट ऑफ माइक्रोपाइल। क्लियर? वैसे ही जब आप यहाँ पर इनर लेयर देखोगे इंटेग्यूमेंट का, ये वाला लेयर अगर देखोगे तो ये इनर इंटेग्यूमेंट है, ठीक है, इनर इंटेग्यूमेंट। तो यहाँ पर जो हिस्सा बन रहा है माइक्रोपाइल का, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा एंडोस्टोम। तो माइक्रोपाइल जो रीजन हुआ उसके दो हिस्से हो गए, एक्सोस्टोम एंड एंडोस्टोम। बट ये दोनों तभी बनेंगे जब ओव्यूल बाइटेगमिक होगा। अगर यूनिटेगमिक ओव्यूल है तो उसमें क्या एक्सोस्टोम और क्या एंडोस्टोम, क्योंकि सिंगल लेयर इंटेग्यूमेंट होता है तो एक ही पोर होगा, वहां पे आप एक्सोस्टोम और एंडोस्टोम को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो इतना आपको याद रखना है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, या फिर जिसको हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। अब इसको मेगास्पोरेंजियम कहा गया क्योंकि इसके अंदर मेगास्पोर प्रेजेंट होता है, और वो जो मेगास्पोर है वो कौन है यहाँ पर? वो है एग सेल। तो एग सेल जो है आप देखो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। जब आप एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखोगे तो ऊपर की तरफ यहाँ 3 सेल्स पाए जाते हैं। अब ऊपर की तरफ याद मत रखना, ठीक है, कभी कभी यहाँ पे ऑथर जो है किसी किसी किताब के वो डायग्राम को उल्टा बनाते हैं। उल्टा कैसे, वो आपको बाद में क्लियर होगा। मैं आपको परफेक्ट चीज बताती हूँ याद रखने की, कि जो भी ऐसे 3 सेल्स होंगे एम्ब्रियो सैक के जो कि चलाजा की तरफ प्रेजेंट हों, 3 cells present towards the chalazal end will always be called as antipodal। अगर आप एम्ब्रियो सैक को घुमा दोगे, तो अगर एम्ब्रियो सैक घूम गया तो आप खुद ही समझ जाइए कि एंटीपोडल नीचे चला जाएगा, तो आप समझिए कि उस समय चलाजा भी नीचे हो गया है, ठीक है। अगर आपने इसको घुमा दिया तो चलाजा जो है उसके तरफ के 3 सेल्स हमेशा क्या कहलाएंगे? एंटीपोडल। इस तरीके से याद रखिए, आप कभी भी ऐसे मत याद रखिएगा कि ऊपर के 3 सेल जो हैं वो एंटीपोडल, नीचे के जो 3 सेल हैं वो साइनर्जिड। रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत मेथड है। आप याद रखो कि जब भी मैं चलाजल एंड देखूंगा या देखूंगी, एम्ब्रियो सैक की तरफ उसका जो हिस्सा होगा वहां पर जो 3 सेल्स होंगे वो एंटीपोडल होंगे हमेशा। जब आप माइक्रोपाइल एंड की तरफ देखेंगे तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ आपको 3 सेल दिखाई देंगे, जिसमें से 2 होंगे साइनर्जिड्स और 1 होगा एग सेल, ठीक है। तो ये ओवरऑल 3 सेल मतलब एग सेल और साइनर्जिड, इनको मिलाकर हम एग एपरेटस भी कहते हैं, ठीक है। इसको और क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज एग एपरेटस। ये चीज पे जरा सा फोकस कर लीजिएगा, एग एपरेटस की जरूरत आपको पड़ेगी। अब देखो इसका लॉजिक है कि एंटीपोडल चलाजा की तरफ क्यों है और साइनर्जिड और एक्सेल माइक्रोपाइल की तरफ क्यों है। आप में से कोई है जो वो लॉजिक समझ गया? लॉजिक बहुत आसान है, उसकी बात हमने थोड़ी देर पहले ही की थी कि माइक्रोपाइल से पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी। पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी मतलब कि मेल गैमेट भी माइक्रोपाइल की तरफ से आएगा। तो माइक्रोपाइल की तरफ से अगर मेल गैमेट आता है तो उसको एक्स सेल जो उसका डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचना है। तो एक्स सेल को हमने किसके टुवर्ड्स रखा है? हमने उसको रखा है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल। क्लियर? तो दैट इज द बेसिक लॉजिकल सेंस कि यहाँ पर सेटअप ऐसा क्यों है एंटीपोडल और साइनर्जिड का, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक आपको याद रखना है कि एंटीपोडल हमेशा चलाजा की तरफ होंगे, साइनर्जिड और एक्सेल हमेशा माइक्रोपाइल की तरफ। क्लियर? मैं ये आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी जब आप डेवलपमेंट देखोगे एम्ब्रियो सैक का, तो एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में मैंने काफी सारी जगह नोटिस किया है कि वो साइनर्जिड और एक्सेल को ऊपर बनाते हैं, एंटीपोडल्स को नीचे बनाते हैं। तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने पिछला जो डायग्राम देखा था उसमें तो एंटीपोडल ऊपर था और साइनर्जिड नीचे था, अब ये डायग्राम पलट कैसे गया? तो डजेंट मैटर, आप ये देखो कि अगर आप केवल एम्ब्रियो सैक का डायग्राम देख रहे हो तो आप ऊपर बनाओ नीचे बनाओ फर्क नहीं पड़ता। बट जब आप एम्ब्रियो सैक को ऑब्जर्व कर रहे हो इनसाइड द ओव्यूल, तो वहां आपको ये टेक्निकलिटी पे फोकस करना पड़ेगा कि जो एंटीपोडल है वो चलाजल एंड की तरफ होने चाहिए और जो साइनर्जिड है या एक्सेल है वो माइक्रोपाइल की तरफ होना चाहिए। रिमेंबर,
नहीं तो आपका डायग्राम टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा अगर आपने ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक उल्टा बना दिया तो। ठीक है, तो ये हमेशा ऐसा ही अरेंजमेंट होना चाहिए। तो अभी इस पूरे डायग्राम में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अदरवाइज वी आर गोइंग टू प्रोसीड ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक। इस पूरे डायग्राम में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है अभी तक? anybody is having any type of doubt in this diagram तो आप पूछ सकते हो अभी के अभी। कोई भी ऐसा टर्म है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है? ओके, एक और चीज मैं यहाँ आप लोगों के लिए ऐड कर देती हूँ। इस डायग्राम से सबसे ज्यादा जिस टॉपिक पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस का प्लॉइडी लेवल क्या होगा बच्चों? इंटेग्यूमेंट का प्लॉइडी लेवल क्या होगा? व्हाट विल बी द प्लॉइडी लेवल? I mean, what will be the chromosome number inside nucellus? What will be the chromosome number inside integuments? यहाँ पर प्लॉइडी लेवल पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन एग्जाम पे, तो अब बताइए क्या प्लॉइडी लेवल होगा? ओके, आराम से यहाँ पर आप न्यूसेलस देखिए या फिर आप यहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स देखिए, दोनों का ही जो प्लॉइडी लेवल है दैट इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड 2n। कभी कभी यहाँ पर वो प्लॉइडी लेवल पे क्वेश्चंस पूछता है। अब जब हम इसका डेवलपमेंट देखेंगे तो मैं आपको साथ साथ प्लॉइडी लेवल फिर से क्लियर करती जाऊंगी कि पर्टिकुलर पार्ट का प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड या डिप्लॉयड क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो प्लॉइडी लेवल है वो डिप्लॉयड है। व्हाट विल बी द प्लॉइडी लेवल ऑफ द एम्ब्रियो सैक? एम्ब्रियो सैक का प्लॉइडी लेवल क्या होगा? एम्ब्रियो सैक का प्लॉइडी लेवल, न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट डिप्लॉयड होंगे। एम्ब्रियो सैक का प्लॉइडी लेवल बताइए, व्हाट विल बी द प्लॉइडी लेवल ऑफ द एम्ब्रियो सैक? यस, नहीं कार्तिक, कार्तिक आपका आंसर रॉन्ग है। जयदीप 7n, नॉट एट ऑल पॉसिबल। संग्राम हैज गिवन राइट आंसर, निकिता एंड अनुष्का करेक्ट। एम्ब्रियो सैक का जो प्लॉइडी लेवल होता है दैट इज हेप्लॉइड। ठीक है, मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पर। एम्ब्रियो सैक पे तो खासकर याद रखो, बाकी भले ही तुम भूल जाओ। एम्ब्रियो सैक का जो प्लॉइडी लेवल होता है, सॉरी डिप्लॉइड लिखा चुका है, एम्ब्रियो सैक का प्लॉइडी लेवल यहाँ पर हेप्लॉइड होता है। बाकी रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो होंगे वहां पे उनका प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइड पाया जाएगा, क्योंकि अभी तक गैमेट बना नहीं है, उनका प्लॉइडी लेवल घटा नहीं है। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक के प्लॉइडी लेवल और ये सब के प्लॉइडी लेवल आपको याद होने चाहिए, इसमें से क्वेश्चन बनता है। कल जब हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो मैं आपको दोबारा से ये चीजें क्लियर करूंगी। ठीक है, ऑलराइट, अब आगे चले जाते हैं। ओ जयदीप से देयर आर 7 सेल्स दैट्स व्हाई। नहीं जयदीप, प्लॉइडी लेवल का मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर, ना कि सेल्स का नंबर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ फोकस करो, सेल्स का नंबर नहीं पूछा जा रहा है। जब हम प्लॉइडी लेवल बोलते हैं तो हम क्रोमोसोम नंबर पूछते हैं कि वो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम वहां पर है या डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं फिर, अगर इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं तो। नेक्स्ट इज, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटेग्यूमेंट्स के बारे में। कभी कभी जो इंटेग्यूमेंट्स होती है ना, वो कुछ स्पेशल तरीके से मॉडिफाई हो जाती हैं टू फॉर्म सम ऑफ द मॉडिफिकेशनल स्ट्रक्चर्स, तब हम उनको स्पेशल इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। से फॉर एग्जांपल पहला है एरिल। एरिल वर्ड आपने सुना होगा लीची में, और ये आपने सीखा होगा टाइप्स ऑफ फ्रूट्स में क्लास 11th में। याद है या नहीं याद है? क्लास 11th में आपने टाइप्स ऑफ फ्रूट्स पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी चैप्टर के अंदर। तो जब आपने मॉर्फोलॉजी चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ फ्रूट सीखे होंगे तो देयर यू माइट हैव लर्नड अबाउट द एरिल, और वो लीची का फ्रूट होता है। तो वो एक्चुअली एक स्पेशल टाइप ऑफ थर्ड इंटेग्यूमेंट है विच बिकम्स फ्लैशी। ठीक है, तो ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा लीची के फ्रूट में। एरिलोड होता है, एरिलोड जो होता है ये आउटर इंटेग्यूमेंट के टिप से डेवलप करता है और नीचे की तरफ हैंग होता रहता है और पूरे ओव्यूल को कवर कर लेता है। तो दैट इज बेसिकली सीन इन पिथकोलॉबियम।
ठीक है। सार्कोटेस्टा, यहाँ पे आपको एरिल याद रखना है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन सा है। एक तो एरिल याद रखिए क्योंकि ये टाइप ऑफ रूट में आ जाता है। अगला जो आपको याद रखना है दैट इज सार्कोटेस्टा। एरिलोड आप भूल भी जाएंगे तो चलेगा, इसमें से कभी क्वेश्चन देखा नहीं गया है, सार्कोटेस्टा से देखा गया है। तो जो सार्कोटेस्टा है दैट इज आउटर फ्लैशी इंटेग्यूमेंट और उसको ही सार्कोटेस्टा कहते हैं। तो ये मैग्नोलिया के पौधे में आपको दिखाई देता है। तो एटलीस्ट आप एरिल एंड सार्कोटेस्टा याद रखिए। और भी दूसरे टाइप्स होते हैं यहाँ पे। अगर दूसरे टाइप्स को हम देखें तो वो कौन से दूसरे टाइप्स हैं, ये वाले। ये दूसरे टाइप्स में एक ऑपरकुलम होता है। ऑपरकुलम का मतलब आप समझते हैं क्या? ऑपरकुलम इज बेसिकली दैट स्ट्रक्चर जो कि किसी ओपनिंग के आसपास प्रेजेंट हो या पाया जाए। ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरकुलम माइक्रोपाइल के पास पाया जाता है और ये माइक्रोपाइल को पूरे तरीके से कवर कर देता है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो यहाँ पर इस तरीके से इंटेग्यूमेंट्स होते हैं और ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं इन्होंने ओपनिंग बनाई जो कि माइक्रोपाइल है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आउटर इंटेग्यूमेंट होता है या फिर जो इनर इंटेग्यूमेंट होता है, किसी भी एक का इलोंगेशन होता है। जैसे सपोज आउटर इंटेग्यूमेंट इलोंगेट कर रहा है और ये माइक्रोपाइल को कवर कर रहा है, तो दैट इज बेसिकली अ ब्रेक स्ट्रक्चर, या फिर यहाँ पर माइक्रोपाइल का स्टॉपेज बन गया। तो दैट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द इंटेग्यूमेंट इज कॉल्ड एज ऑपरकुलम, जो कि लैमिना में देखने को मिलता है। ठीक है। ये हो गया। कैरंकल या स्ट्रोफियोल होता है जो कि आउटर इंटेग्यूमेंट के सेल्स के प्रोलिफरेशन की वजह से बनता है। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये आपको ट्यूमर जैसा दिखाई देगा। ऑपरकुलम तो लेयर थी, यहाँ पर कैरंकल या स्ट्रोफियोल ट्यूमर की तरह दिखाई देता है। ये आपको दिखाई देगा कैस्टर में, जिसका तेल यूजुअली बालों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो कैस्टर ऑयल जो है उसका एक इम्पोर्टेंस मुझे आपको बताना है, वो इथनोबॉटनी में आपको काम आएगा। बट बिफोर दैट, रीजॉइन दिस मीटिंग विद इन 5 to 8 minutes। 5 से 8 मिनट में आप लोग ये मीटिंग रिजॉइन करिए।